आत्मीय भाइयों एवं बहनों, प्रणाम। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, एकांत के क्षणों का आनंद ले रहे होंगे। इसी क्रम में हम भी एकांत के क्षणों का आनंद लेते हुए कुछ स्वाध्याय और सत्संग करना चाहते हैं। स्वाध्याय करके सत्संग करना चाहते हैं और चिंतन मनन का क्रम आप बनाइए। पुस्तक है क्रांति की करवट, डॉक्टर प्रणव पांड्या। विषय आज का संघर्ष जन्म देगा कल के महामिलन को। मित्रों, सभ्यताओं का संघर्ष एवं संस्कृतियों में टकराव इन दिनों जोरों में दिखाई दे रहा है, परंतु यह कुछ उसी तरह से है जैसे कि पानी में उठने वाले बबूले थोड़ी देर टकराने, उछलने, मचलने का कौतुक दिखाते हैं, इसके बाद त्वरित ही उनका अथाह जलराशि में समापन हो जाता है। इसी तरह मनुष्य को अलगाव, विखराव में बांटने वाले अभियान इन दिनों कितने ही प्रबल क्यों ना प्रतीत होते हों, पर अगले दिनों उठने वाले तूफान में इनमें से एक का भी पता न चलेगा। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ युग पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा अखंड ज्योत नवंबर 1988 पृष्ठ 53 में नव युग की संभावनाएं लेखमाला 4 आ रहा है, एकता और समता का नवयुग। विषय के अंतर्गत लेख आपको पढ़कर सुनाया। आइए इसी क्रम में डॉक्टर प्रणव पांड्या जी के अनुभवों को और उनके संकलनों को सुनते हैं। मित्रों, सभ्यताओं के संघर्ष की कहानी पुरानी है, लेकिन यह अभी भी कही जा रही है। घर के चौबारों से लेकर गांव के गलियारों तक, शहर की सड़कों से लेकर दुनिया के देशों की सीमाओं तक रक्त और आंसुओं में डूबे इन कथा के पात्रों से कहीं भी और कभी भी मिला जा सकता है। द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन के लेखक एवं विख्यात चिंतक सैमुअल हंटिंगटन ये बातें अपने भाषण में कह रहे थे। उनका यह भाषण अमेरिका एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट में हो रहा था। इसमें अपने अपने विषय के जाने माने विद्वान, मनीषी, चिंतक उपस्थित थे। सैमुअल का नाम इन दिनों राजनीति के चिंतकों में तेजी से उभरा था। वह अपने अध्ययन, अनुसंधान, अन्वेषण में वर्तमान संघर्षों के कारण को खोजने और इसके परिणाम को जानने में लगे थे। मित्रों, इसके लिए उन्होंने हजारों सालों के इतिहास को टटोला था, कई देशों की यात्राएं की थीं, अनेकों विशेषज्ञों, विद्वानों, वरिष्ठों से मिले थे, राजनेताओं व राजनीति के मर्मज्ञों से मिलकर समीक्षा की थी। उनकी खोज के आंकड़े कह रहे थे कि आज के इस विवादित एवं आतंकित दौर की नींव काफी पहले पड़ चुकी थी। ईसाईयत की मान्यताओं को न मानने वाले 150 करोड़ लोग कब के मारे जा चुके थे। लगभग 40 सभ्यताएं इस फेर में अपना नामो निशान मिटा चुकी थी। ईसाईयत को अपने को शांति प्रिय कहकर प्रचारित करती है। ईसाईयत जो अपने को शांति प्रिय कहकर प्रचारित करती है, अपने धर्म के निमित्त 7 युद्ध लड़े। इसे क्रूस युद्ध या
क्रूसेड कहा गया। इस्लाम भी इस कार्य में पीछे नहीं रहा, उसने जिहाद या धर्म युद्ध का नारा दिया। इस नारे के कितने ही नर नारियों की बल ले ली। आज के दौर में तो इस जिहाद के झंडे को आतंकवादियों ने थाम रखा है। वे भी अपने को जिहादी कहते हुए नरसंहार करने में लगे हुए हैं। इन बातों से सभी परिचित हैं। लेकिन पहले की सदियों में होने वाले ये संघर्ष अब धर्म के दायरे तक सीमित नहीं रहे। शैमुअल अपने सिद्धांत का जैसे परिमार्जन एवं विस्तार करना चाहते थे, उनका मानना था कि सभ्यता केवल धर्म के आधार पर विकसित नहीं होती, इसका विकास होता है रहन सहन, सोच विचार तथा साधन वृद्धि के आधार पर। उनकी यह बात ऐसी थी जिसका विरोध असंभव था। उनकी बातों को सुनने वाले इसलिए स्वीकृति में सिर हिला रहे थे। हटिंगटन का कहना था कि यदि सभ्यता और उनकी संघर्ष को व्यापक ढंग से परिभाषित करें तो आज घरों में पुरातन एवं नवीन के आधार पर घरों में सभ्यता की 2 पीढ़ियों में संघर्ष चल रहा है, इसलिए घर टूट रहे हैं। 2 पीढ़ियों में संघर्ष चल रहा है, इसीलिए घर टूट रहे हैं। गांव के झगड़ों की जड़ों में भी जाति और साधन समृद्धि का ही संघर्ष नजर आता है। कुलीन और अकुलीन अथवा स्वर्ण या निम्न वर्ण का झगड़ा सभी प्रकारांतर से सभ्यताओं के संघर्ष का ही रूप है। इसी तरह भाषा क्षेत्र के नाम पर संघर्ष हर कहीं दिखाई दे रहा है। पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच हुआ संघर्ष, पूंजीवाद और समाजवाद के बीच हुए संघर्ष की कहानी भी यही है। साम्यवाद ने बंदूक की नोक पर पूंजीवाद को पराजित करने की नीति बनाई, जबकि समाजवाद ने पूंजीवाद से लड़ने के लिए प्रचार को अपना हथियार बनाया। इन्हें थोड़ी सफलता भी मिली, लेकिन पूंजीवाद ने फिर छल बल कौशल से साम्यवाद को पराजित करने के लिए दांव पे चले। इसी का परिणाम यह हुआ कि रूस टुकड़े टुकड़े हो गया और पूंजीवाद ने अपनी जीत का ठहाका लगाया। मित्रों, शैमुअल अपने सिद्धांत से क्या परिभाषित करना चाहते थे, यह बात साफ नहीं हो रही थी। संभवतः वह यह कहना चाहते थे कि सभ्यताओं का संघर्ष शाश्वत है, जिसका कभी कोई विराम नहीं, अथवा वह यह कहना चाह रहे थे कि यह संघर्ष अब अपने समाधान की तलाश में है। उनकी बातों को जो लोग सुन रहे थे उनमें से पॉल लेविस भी थे। इनकी आयु यही कोई 40-45 के आसपास रही होगी, लेकिन उनका ज्ञान तीक्ष्ण था। भारतीय इतिहास एवं भारतीय विद्याओं पर इनकी विशेषज्ञता थी। जब शैमुअल अपनी अपनी वक्तृता समाप्त कर चुके तो आयोजकों ने इन्हें भी बोलने के लिए आमंत्रित किया। मित्रों, उन्होंने शैमुअल का धन्यवाद देते हुए अपने ज्ञान की तारीफ की। इसके बाद वह बोले, मैं आज के संघर्ष को कल के महामिलन की पृष्ठभूमि मानता हूं। मेरा मानना है कि आज जो टकराव है, जो दरारें हैं, जो धमाके हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि इन दशकों में विभिन्न माध्यमों से दुनिया तेजी से
करीब आई। वह भिन्न भिन्न साधनों से करीब तो आ गई, परंतु उसमें परस्पर वैचारिक सहमति और भावनात्मक सामंजस्य नहीं हो पाया। लोग अपने अवांछनीय अतीत से चिपके हुए हैं और संघर्षरत हैं। इसी तरह से वर्तमान भी अपने औचित्य को न छोड़ पाने के कारण जूझ रहा है, लेकिन यह स्थिति जल्दी ही बदलेगी। इतना कहकर उन्होंने सामने बैठे विद्वानों की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भारत देश में ऐसी स्थितियां हजारों सालों से बनती आई हैं और हर बार सभ्यताओं के संघर्ष ने मिलन का महोत्सव मनाया है। आर्य और द्रविड़ों के बीच का संघर्ष, फिर शैवों वैष्णवों के बीच का संघर्ष, इसके बाद शकों, हूणों, तुर्कों, मुगलों और अंग्रेजों से संघर्ष। लेकिन हर बार भारत की आध्यात्मिक सभ्यता ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर विरोधियों को अपना बनाने में सफलता पाई है। इसी वजह से प्रत्येक संघर्ष के बाद भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति और अधिक समृद्ध एवं व्यापक बनी है। पाल लेविस की इस बात को सभी शांति से सुन रहे थे। सैमुअल ने भी प्रतिवाद नहीं किया। पाल जो बात कह रहे थे वे सभी तर्क सम्मत थी। उनके कहने का अंदाज भी सौम्यता एवं तेजस्विता को एक साथ स्वयं में लपेटे समेटे था। वह बोल रहे थे कि भविष्यवक्ता होने का दावा तो नहीं करता, परंतु आज सभ्यताओं का संघर्ष जितना व्यापक एवं जितना वैश्विक है, उससे यह स्पष्ट होता है कि कल दुनिया के देशों में आंतरिक और बाहरी तौर पर एक व्यापक नवनिर्माण होने वाला है। और यह नवनिर्माण धर्म या मजहब की कट्टरता के आधार पर नहीं, बल्कि वैचारिक एवं भावनात्मक व्यापकता के आधार पर होगा। यह सभ्यता एवं संस्कृति की ऐसी व्यापकता होगी जो सभी संस्कृतियों एवं सभ्यताओं को स्वयं में समेट लेगी। मित्रों, लेविस के इन स्वरों की सभी ने खुलकर सराहना की। वह कह रहे थे, भारत ने अहिंसक क्रांति का चमत्कार करके अपनी स्वाधीनता पाई है। भविष्य में भारत वैचारिक क्रांति व सांस्कृतिक क्रांति का चमत्कार करने तथा पूरे विश्व को एक सूत्र में बांधने में सफल होगा। यह इस सच को इस रूप में अनुभव किया जा सकता है कि आज कई देश अहिंसक क्रांति की डगर पर चल पड़े। इसे देखकर यह विश्वासपूर्वक कहा जा सकता है कि एक बार फिर खुशनुमा शाम हमारी और अपनी बाहों में होगी, जिसमें धमाकों का डर नहीं होगा। लोग विश्व युद्ध की बातें छोड़कर शांति वार्ताएं करने लगेंगे। चिंतन मनन का विषय पढ़ते रहिए। पुस्तकें हैं तो जरूर पढ़िए, नहीं है तो हम हैं ना पुस्तक पढ़कर सुनाने के लिए। हमारे वीडियो सुनते रहिए। ओम शांति। आगे आपको पढ़कर बताएंगे, नहीं होगा विश्व युद्ध, आएगा उज्जवल भविष्य। ओम शांति।